Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार बिस्तक की खास पेशकश। हम इस कड़ी में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और बाजार पे उसका क्या असर पड़ेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर्स हों तो उन पे बजट का खास तौर पे क्या असर पड़ेगा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के खास मेहमान हैं मेरे साथ शरद अवस्थी जी, पीसीजी रिसर्च के हेड। शरद जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार जी, धन्यवाद। शरद सर, इस बार बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या कुछ लोक लुभावन अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं या फिर ये ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट होगा, या फिर आप समझते हैं कि कोई भी अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट वित्त मंत्री नहीं कर सकती हैं इस बार? नहीं, कर नहीं सकती ऐसा तो नहीं बोला जा सकता, करना चाहे तो कर सकती है, बट चूंकि वोट ऑन अकाउंट है तो मुझे लगता है अब बहुत ज्यादा कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं आएंगी। मोस्ट प्रोबेबली जो थीम्स पे सरकार अभी तक चल रही है, कैपेक्स को पुश करने की, रेलवेज में और डिफेंस में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को वापस और बढ़ावा तो और बढ़ोतरी कराने की, और थोड़ी बहुत ट्वीकिंग अगर टैक्स में होती है तो हो सकती है पर्सनल टैक्स लेवल पे, जिसमें मेरे हिसाब से जो नई वाली टैक्स की स्कीम है उसमें ज्यादा लोग एनरोल करें और वो का अट्रैक्टिव हो वीजा वी ओल्ड स्कीम, उस पर थोड़ा फोकस रह सकता है। बट ज्यादातर मुझे लगता है जो ऑलरेडी अनाउंस्ड स्कीम्स हैं उसी पे और इलेबोरेशन होगा। बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक एडिशन की उम्मीद मैं नहीं कर रहा। ओके राइट, लेकिन आम आदमी को इस बजट से क्या उम्मीद रखनी चाहिए सर? जो आप बोल रहे हो कि टैक्स रेट में कुछ टिंकरिंग हो सकती है, क्या वाकई इस बार ऐसा है कि बजट में आम आदमी को टैक्स रेट पे या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आम आदमी को टैक्स स्लैब में चाहे वो चेंजेस हों, ऐसा कुछ हो सकता है बजट में? क्या इतना स्कोप है? टैक्स स्लैब्स में थोड़े बहुत टिंकरिंग हो सकती है, खास करके मुझे लगता है वही कि जो मैं बोल रहा हूँ कि नए वाली जो स्कीम है उसमें ज्यादातर लोग शिफ्ट करें, उसके लिए इनकरेज करने के लिए होगी। तो ज्यादातर एग्जाम्पशंस उसमें आपको नहीं मिलते हैं, बट ये हो सकता है कि उसमें जो मिनिमम आपका टैक्स स्लैब है उसको वो थोड़ा सा और बढ़ा दे। और थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाउसिंग के लेवल पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिले, जितना हमें हाउसिंग लोन्स पे या जो मिनिमम छोटे लोन्स पे जो मिनिमम टिकट साइज है उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो। तो छोटे मोटे चेंजेस यहाँ वहाँ थोड़े बहुत होंगे। बड़ी ट्वीक मेरे हिसाब से यही हो सकती है कि जो नए स्कीम में लोग एनरोल करते हैं उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिले वीजा वी पुरानी स्कीम वालों को, तो ज्यादातर लोग उसमें एनरोल करेंगे नई वाली स्कीम में, वहां पे स्लैब थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। ये बात सही है कि 2014 में एटीसी के तहत 1.5 लाख की लिमिट की गई थी, वो वहीं पर ही अटक गई। उसके बाद 24B के तहत 2 लाख की इंटरेस्ट, जो होम लोन इंटरेस्ट है उसके ऊपर 2 लाख की लिमिट है, और वो बहुत समय से बढ़ी नहीं है। सबकी मांग है कि भैया उसको तो बढ़ा दे कम से कम, क्योंकि जब तब घर थे 25-30 लाख के थे, अब घर हो गए हैं 4-4 करोड़ रुपए के। पर सर, ओवरऑल अगर इस बजट से एक्सपेक्टेशन रखनी हो तो क्या मानते हैं कि सरकार ने जो वित्तीय घाटे का लक्ष्य तय किया था FY24 में 5.9%, वो मीट कर लेगी सरकार? और इस फिस्कल जो FY25 फिस्कल है उसके लिए वित्त घाटे का लक्ष्य अभी कम होगा? 25 के लिए कम होना चाहिए। 24 में एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि डिसइन्वेस्टमेंट की जितनी पेस सरकार ने सोची थी उस लेवल पे हुई नहीं है इस साल में। चाहे वो एमसीज का हो या कॉनकॉर जैसी कंपनीज का हो, ज्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट्स डिले हो गए हैं। तो मुझे लगता है वो एक हेडविंड रह सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है इस साल में फिस्कल प्रूडेंस की जितनी अग्रेसिव उनकी टारगेट्स थी उसमें थोड़ा सा डेविएशन आपको मिले। बट काफी हद उसके जो पैसे हैं वो आपके टैक्सेस से और इससे इम्प्रूवमेंट आई है। अभी भी अगर आप पैन एनरोलमेंट के नंबर्स देखें तो वो काफी स्ट्रांग हैं। विमेन एनरोलमेंट्स में भी काफी बढ़िया इजाफा हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो मुझे लगता है वो दोनों फैक्टर उसको थोड़ा सा काउंटर कर लेंगे, प्लस तेल की कीमतों में जो ऊपर नीचे हुआ उसकी वजह से भी सरकार को टैक्सेस में थोड़ा फायदा है। तो बहुत ज्यादा फिस्कल प्रूडेंस पे डिवाइंस नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से मेन प्रॉब्लम यही रहेगी कि आपकी ये जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स थी वो सरकार ने उस लेवल पे अचीव नहीं की जितना वो साल के शुरू में उम्मीद कर रहे थे। FY25 में मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ थोड़ी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो FY25 में तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट नहीं है कि जो टारगेट्स वो सोच रहे हैं वो फिजिकल प्रूडेंस जो उनका टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। इस साल में हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउन साइड पे डेविएशन मिले बिकॉज ऑफ ये डिसइन्वेस्टमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसके लिए। सर, शेयर बाजार क्यों घबरा रहा है? क्या शेयर बाजार के लिए कोई ऐसी खबर आ सकती है बजट में जिसको लेकर बाजार पहले ही थोड़ा सतर्क हो रहा है? मेरा इशारा कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे है, क्या कुछ टिंकरिंग हो सकती है वहां पे? मुझे सीरियस डाउट्स है। मुझे लगता है 0% टैक्स से अभी जो टैक्सेबिलिटी है वो लगभग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पार पे है। और सरकार ऑलरेडी मेरे हिसाब से शेयर मार्केट से जितना रेवेन्यू उनको एसटीटी वगैरह ये सब करके करना था उन्होंने कर रखा है।
प्रूडेंस की तरफ ध्यान रहेगा, बट मेरे हिसाब से बजट में आप कोई अनाउंसमेंट मैं तो नहीं उम्मीद कर रहा कि कैपिटल गेन से रिलेटेड आएगा, बट ऑब्वियसली बजट के पहले हमेशा थोड़ी स्पेक्यूलेशंस रहती है। बट मुझे सीरियस डाउट है कि उन रेट्स में कोई भी टिंकरिंग होगी रादर। सर सरकार की प्रायोरिटीज़ कहाँ होंगी? एक्सपेंडिचर अगर सरकार इस बार करेगी तो आपको क्या लगता है बजट में कहाँ पर एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है? देखिए, हेल्थ केयर तो रहना ही चाहिए, और रेलवेज और डिफेंस, ये दो स्पेस मुझे लगता है रेलवेज पे जैसा फोकस है और जैसे रैली स्टॉक्स भी दिखा रहे हैं, शायद उनको कुछ पता है जो हमें नहीं पता है। लेकिन बिना उसके भी मुझे लगता है जिस तरीके की सरकार की नीति थी लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक रेलवेज को पहुंचाने की, और बेसिकली फ्रेट को बहुत हद तक रेलवेज पे शिफ्ट करने की, उसी की तरफ कैपेक्स काफी अग्रेसिव होना चाहिए। रेलवे में सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और रेलवे मिनिस्टर ने लगातार काफी अग्रेसिव टारगेट्स लिए हैं। बिना वेट लिस्टिंग के टिकट, मेरे हिसाब से ये हमारे लिए पहली बार होगा आज़ादी के जब से हमारी रेलवे चालू हुई है कि बिना वेट लिस्ट के आपको टिकट मिले एयरलाइन की तरह। तो ये सारे इंप्रूवमेंट्स की वजह से रेलवे में कैपेक्स काफी अग्रेसिव रहना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इस बार उनको सरप्लस भी रहेगा जो वो कैलकुलेशन करते हैं, और ग्रेजुअली रेलवे मोस्ट प्रोबेबली एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह अपने खर्चे उठाने लायक कंडीशन में आ जाएगी। तो रेलवेज में मेरे हिसाब से अग्रेसिव रहना चाहिए, बट उससे बहुत ज्यादा आपको सेंट्रल के बजट पे असर नहीं पड़ेगा। रेलवे सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। तो एक रेलवेज होना चाहिए, डिफेंस में लगातार इंप्रूवमेंट आपको दिखने को मिलनी चाहिए। हेल्थ केयर और एडुकेशन, ये दोनों चीजें मुझे लगता है ऑब्वियसली फोकस पे रहेंगी। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली एक फोकस पॉइंट है ही है, बट उसमें बहुत ज्यादा एडिशनल क्या आएगा मुझे डाउट है इस बजट में। बट हेल्थ केयर, डिफेंस, रेलवेज और एडुकेशन, ये चार चीजें मुझे लगता है प्राइमरी फोकस एरिया रहना चाहिए। पर सर सरकारी कंपनियों के शेयर्स खरीदने चाहिए क्या अभी इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद? स्पेशली रेलवे स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है रेलवे स्टॉक्स थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं। मैं आज सुबह रेलटेल के नंबर्स देख रहा था। अगले 2-3 साल वो 10-11 रुपए रिपोर्ट करेंगे, ऑलरेडी 400 रुपए पे स्टॉक चल रहा है। मुझे नहीं लगता रेलटेल ने भी कभी सोचा होगा कि उनको 40 का मल्टीपल मिलेगा, बट बाजार है, यू नेवर नो। पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो रेलवे फाइना, आईआरएफसी जैसी कंपनीज हों, ये हों। आरवीएनएल जैसी कंपनीज में एक प्रोबेबिलिटी है, बट बाकी कंपनीज में मुझे लगता है ये थोड़ा यूफोरिया लेवल पे आ गया है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में जैसे जैसे ये नंबर्स आते हैं मोस्ट प्रोबेबली बाजार में शायद एक रियलाइजेशन किक इन करेगी कि इतना पॉजिटिव भी नहीं है जितना वो सोच रहे। तो मेरे हिसाब से ये स्पेस में सबसे डिसेंट ग्रोथ में बीईएमएल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो रेलवे डिफेंस का एक मिश्रण है। और कुछ कंपनीज में हो सकता है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलने की वजह से और ही रेटिंग हो जाए, बट इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है ज्यादातर चीजें डिस्काउंटेड है, तो वहां में वो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। बीएमएल प्रोबेबली एक स्टॉक है जहां मुझे लगता है कि रेलवे और डिफेंस का कॉम्बिनेशन है, बिना जो नए ऑर्डर्स आएंगे उसके अलावा भी वैल्यूएशंस मुझे काफी ठीक ठाक लगती हैं। और अगर नए ऑर्डर्स भी मिलते हैं तो उसका एक एडिशनल किकर होना चाहिए। सीएजीआर अगले 2 साल की बिना नए ऑर्डर्स की भी काफी स्ट्रांग है। तो वहां मुझे लगता है अभी भी गुंजाइश है, बट बाकी स्टॉक्स में मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा यहाँ से अप मूव की। लेकिन सर बाजार ने ये पीएसयू स्टॉक्स को, रेलवे स्टॉक्स को, डिफेंस को रीरेट क्यों कर दिया? वैसे रेलवे और डिफेंस का समझ में आता है कि वहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो बहुत तगड़े मिलने शुरू हो गए, लेकिन ओवरऑल पूरा ही अगर यूनिवर्स देखें पीएसयू सेक्टर का, पीएसयू कंपनियों का, तो वो रीरेट क्यों हो गया और इतनी तगड़ी खरीदारी के पीछे क्या कारण? देखिए, पीएसयूज में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि ये स्कीम तो जब से एनडीए गवर्नमेंट आई थी तब से प्रॉम्प्ट हो रही थी। मेरे हिसाब से मैं 2014 से सुन रहा था कि पीएसयूज में ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स आएंगे जिसके बहुत बड़े स्कोप हैं और वहाँ इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। ऑन द ग्राउंड अगर आप कुछ ऑफबीट काउंटर्स देखें तो पावर कंपनीज एक पीएसयू सेगमेंट है, ऑयल एंड गैस एक पीएसयू सेगमेंट है जहाँ काफी इंप्रूवमेंट हमने देखा है। बट उसमें एक मेजर रोल इस बात का भी है कि आप ओएनजीसी और ऑयल 2-3 टाइम पे ट्रेड कर रहे थे। वो एबनॉर्मल वैल्यूएशंस हैं, और जैसे जैसे ऑयल का थोड़ा सा मूड ठीक हुआ और ऑयल और ओएनजीसी में फॉरवर्ड नंबर्स वगैरह स्टेबल हो गए, वहाँ एक स्मार्ट रिकवरी आई। सिमिलरली रिफाइनिंग कंपनीज में वही हुआ कि एक टाइम पे जब रिफाइनिंग मार्जिन्स कम हो गई थी, तेल के दाम एबनॉर्मली हाई हो गए थे, तो वहाँ लॉसेस वगैरह वो रिपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सबड्यूड एटमॉस्फियर था। अभी भी ये कंपनीज 8-9 टाइम पर ट्रेड कर रही हैं, तो वहाँ एक अलग एवेन्यू प्ले किया। सिमिलरली एनएमडीसी जैसी कंपनीज में चूंकि एनएमडीसी स्टील का फाइनली डीमर्जर हुआ जो काफी टाइम से ड्यू था, तो एक लार्ज एसेट उसमें से निकल गया जिसकी वजह से लिवरेज वगैरह ज्यादा थी। अब प्योर माइनिंग कंपनी हो गई और वहां पे थोड़ा नंबर्स इंप्रूव होंगे
तो वहां भी एक री रेटिंग आई, वहां भी वैल्यूएशन बहुत सबड्यूड थे। तो मेरे हिसाब से पहली चीज तो ये थी कि वैल्यूएशन बहुत सबड्यूड थे। अब पीएफसीआरईसी में आप अगर देखें तो वहां ये हुआ कि जो फॉरवर्ड नंबर्स हैं उस पर काफी बड़ी इंप्रूवमेंट आई, एनपीएस में काफी कमी आई, डिस्कॉम्स वाली इंप्रूवमेंट है। और जब ये रैली स्टार्ट हुई तो पीएफसीआरईसी शायद 0.25 या 0.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे थे। मुझे अपने 15-20 सालों में याद नहीं कि मैंने किसी फाइनेंस स्टॉक को ऐसी वैल्यूएशन पर ट्रेड करते देखा हो। तो इसलिए जब डबल भी हो गए तो लोग डाउट करते थे कि अब और बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ देखिए वहां से 4 गुना 4.5 गुना हो गए। तो हर कंपनी में अलग अलग स्टोरी है अक्रॉस द मार्केट। अगर आप देखें तो मुझे लगता है एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट था, और दूसरा थोड़ा एक्सटर्नल ने भी सपोर्ट किया है। पावर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, रेलवेज में, डिफेंस में स्टोरी थी जो अनफोल्ड हो रही थी, और प्योरली ऑयल एंड गैस में भी वैसी स्टोरी अनफोल्ड हुई। तो ज्यादातर पीएसयूज इसी बास्केट में आ जाती हैं। और उसके बाद बाकी जो कुछ बचती हैं वहाँ थोड़ा सा सरकारी इन्वॉल्वमेंट, या जो जनरल बाजार में रिमर्स वगैरह चलते हैं कि कोई रियल एस्टेट डीमर्जर ये वो होगा, उसकी वजह से बढ़ जाएंगे। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में सर्टेनली मुझे लगता है फाइनली हमें वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। कोविड की वजह से 2-3 साल डिले हो गया, पहले 3-4 साल वैसा इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिला, अब वो दिख रहा है। और थोड़ा एक्सटर्नल हेडविंड्स भी, एक्सटर्नल टेलविंड्स भी पॉजिटिव मिली हमें। तो ये सबका समीकरण और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मेरे हिसाब से यही समीकरण मिला के, और बाजार भी थोड़ा तेजी में है। और वैल्यूएशन अभी भी आप अगर देखें तो जनरल मार्केट में जहां आपको नॉर्मल स्टॉक्स 40, 50, 60 नॉर्मल मल्टीपल्स हैं, पीएसयूज में अभी भी आपको वैसे मल्टीपल्स नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, सरकार इस तरीके से अग्रेसिव ग्रोथ प्लान ले सकती है, तो इन कंपनीज में भी आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सर जहाँ पर तेज़ी बन रही थी वहाँ पर स्पीड ब्रेकर क्यों लग गया, और एफआईज ने बिकवाली करनी क्यों शुरू करी है, और जहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा एलोकेशन है फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, वहीं पर ही उन्होंने हाथ खींच लिए हैं। आपका ओवरऑल नज़रिया क्या है बाजार को लेकर, एफआईज की अप्रोच कैसी रहेगी, और स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए बाजार को लेकर जो अप्रोच है वो सिंपल है कि फर्स्ट हाफ जब तक कि इलेक्शंस यहाँ और बाकी और कुछ कंट्रीज में भी हैं, उनका थोड़ा माहौल रहता है। हमको लार्जली डोमेस्टिक इलेक्शंस से फर्क पड़ेगा, बट ग्लोबल सेंटिमेंट में वो भी एक प्ले करेगा। तो उसके पहले लार्जली बाजार वोलाटाइल रहेंगे, और ये वोलाटिलिटी की आदत डाल लीजिए अगले 3-4 महीने मोस्ट प्रोबेबली हमें इसे ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। पोस्ट इलेक्शंस मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जो इंडेक्स फंड में हमारा इंक्लूजन है। अगले 3 से 5 साल में $100 बिलियन जैसे इन्फ्लोस की हम बात कर रहे हैं बॉन्ड साइड पे, जो स्टिल हमारे टोटल बॉन्ड साइज का 8 से 9% ही होगा। तो वो बहुत बड़ा चेंज है भारत के लिए आने वाले समय में। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मोस्ट प्रोबेबली मटेरियलाइज होना चाहिए। उसकी वजह से काफी बड़ा चेंज आएगा, तो वो एक पॉजिटिव रहना चाहिए। और जहां तक ये तो बाजार का है, तो फर्स्ट हाफ वोलेटाइल एक्सपेक्ट कीजिए, सेकंड हाफ एक तेजी एक्सपेक्ट करिए। मेरे हिसाब से ओवरऑल एंड ऑफ द ईयर हम पॉजिटिव बायस पे क्लोज करेंगे, सेकंड हाफ मोस्ट प्रोबेबली मच बेटर होगा। बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन एक प्राइमरी ट्रिगर होना चाहिए। और दूसरा अब ये है कि एफआईआई क्यों बेच रहे हैं। तो जनरली इमर्जिंग मार्केट्स में फोकस आपका तभी आता है जब इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे का होता है। अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल जो हम आज से 15 दिन पहले मोर और लेस कंफर्म बायस पे ट्रेड कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट तो नीचे आने ही वाले हैं, तो बाजार थोड़ा यूफोरिक ज्यादा हो गया कि उन्हें लगा 15-20 दिन में ही शायद कुछ हो जाएगा। बट अभी वैसा हुआ नहीं है। बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 3 से 4 महीने में ये व्यूज जितनी जल्दी खराब की तरफ शिफ्ट हुए हैं, उतनी जल्दी इस तरफ भी शिफ्ट होंगे कि इंटरेस्ट रेट्स में कट आएगा। तो जैसे जैसे वो आता है मेरे हिसाब से वो एक मेजर ट्रिगर होना चाहिए। अभी जिसकी वजह से आप सेलिंग देख रहे हैं, जैसे ये रिवर्स होता है अगले 3 से 4 महीनों में, वैसे वैसे मुझे लगता है कि जैसे इंटरेस्ट कट्स आने लगते हैं और थोड़ा बहुत ऐसा बातों की वजह से भी सेंटिमेंट इधर उधर होता है, तो वापस से आपको जो इंटरनेशनल फ्लोज हैं वो वापस इंडिया में चालू हो जाएंगे। तो दो चीज तो यही है। तीसरा क्या था आपका सवाल? सर तीसरा मैं दोबारा से रिफ्रेम कर देता हूँ, वो ये है कि जैसे वो नहीं आई थी बाहुबली मूवी आई थी जिसमें पहले पार्ट में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, समझ में नहीं आया था जब तक पार्ट 2 रिलीज नहीं हुआ था। तो ये बताओ एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स क्यों बेच दिए एफआईआई ने, अभी तक समझ नहीं आ रहा। नहीं देखिए, बैंकिंग में मेरे हिसाब से जो सरप्राइज है अब की बार का वो यही है कि शायद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि बहुत जल्दी टर्न अराउंड आ जाएगा। इतनी जल्दी टर्न अराउंड नहीं आ रहा है, अभी भी मर्जर सिनर्जीज विजिबल नहीं है। आने वाले समय में वो विजिबल होंगी। आप अगर बैंक के टारगेट्स देखें तो 1500 ब्रांच सालाना ऐड करना एचडीएफसी बैंक के साइज में इतना आसान नहीं होता है। और अगर बैंक वो टर्न अराउंड कर पाता है, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करता है, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के कॉमन जो कस्टमर्स हैं वो काफी कम या नेग्लिजिबल से हैं, तो उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा आने वाले समय में। प्लस लाइफ और एएमसी बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि किसी टाइप का स्लो डाउन आपको देखने मिलना चाहिए।
तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में कुछ लोग जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और लार्जर बैंकिंग फ्रेम में मुझे लगता है जो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा है वो ये है कि एसेट क्वालिटी में थोड़ी डिटोरियोरेशन देखी है। मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि एसेट क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है बट माइनर वे में अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं जीएनपीए एडिशंस हैं। हालांकि कुछ बैंक्स में मैंने देखा कि राइट ऑफ्स नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव है पिछले 2 क्वार्टर से। अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो मुझे जीएनपी एडिशन से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले आप राइट ऑफ एडजस्ट करके देख रहे थे, एज ऑन डेट राइट ऑफ्स नहीं है। तो बट जनरली अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखें तो शायद कहीं डिपॉजिट ग्रोथ की प्रॉब्लम है। एडवांसेस ग्रोथ की तो ज्यादा किसी बैंक में मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। थोड़ा बहुत डिपॉजिट शेयर की प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा मुझे लगता है ये एसेट क्वालिटी वाला कंसर्न है जो मेरे हिसाब से मेन ट्रिगर होना चाहिए। एनआईएम्स को लेके बहुत ज्यादा चर्चा है बट मुझे लगता है एनआईएम्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप इंटरेस्ट रेट रिवर्सल वाला ट्रेंड पकड़ते हैं और ग्रेजुअली जैसे जैसे बैंक की या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बुक मैच्योर होती है, आप उसमें बहुत एबनॉर्मल एनआईएम्स की उम्मीद नहीं कर सकते। और मुझे लगता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी काफी स्ट्रिंजेंट है, तो बहुत ज्यादा एनआईएम्स की उम्मीद मत कीजिए। बट एसेट क्वालिटी वगैरह पे मुझे लगता है इस क्वार्टर सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बट उसमें रेगुलेटरी जो रोल है उसका भी एक मेजर है कि रिस्क वेटेड एसेट्स वगैरह में वेटेज वगैरह बढ़ाई है, तो उससे कुछ चेंजेस आते हैं। बट मुझे लगता है नॉर्मली मैं कोई बहुत बड़ा एबरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एनपीएस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि जो मेजर पॉकेट्स रहे हैं एमएसएमई या आपका एग्री लैंडिंग, वहाँ ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो वहां से कोई एनपीए एडिशन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। रिटेल में ऑलरेडी जैसा बोलते हैं निप्ड इन द बड, जितनी जल्दी रिटेल ग्रोथ हो रही थी उसको ऑलरेडी आरबीआई ने डीरेल कर दिया है। तो वहां से भी बहुत ज्यादा कोई प्रेशर आने की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। कॉर्पोरेट लोन बुक्स ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे बेस्ड हैं। पिछले 3 साल में ज्यादातर कॉर्पोरेट्स ने अपनी बुक्स को बेटर किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां से भी कोई बड़ा प्रॉब्लम आना चाहिए एटलीस्ट अगले 2-3 साल। तो एक आधी क्वार्टर हो सकता है आपको ऐसा निगेटिव कुछ दिखाई दे, बट बियॉन्ड दैट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा निगेटिव है। प्लस जैसे प्राइवेट कैपेक्स में पिकअप आता है तो आपकी डिसबर्समेंट्स में भी काफी बढ़िया ग्रोथ आनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स जो अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम राइजिंग के हैं वो तो ऑब्वियसली बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए फेवरेबल हैं ही। अच्छा, क्या आप ये बजट के बाद, इंटरिम बजट के बाद बाजार को और गिरता देखते हो? और अगर हाँ तो फिर निश्चित रूप से खरीदना क्या शुरू करना चाहिए सर? आप कहाँ पर बुलिश हो? देखिए अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं खरीदना चाहिए। मुझे लगता है आप स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, वो बेटर होगा। पोस्ट बजट बाजार गिरेगा वो इस पर डिपेंड करता है कि अब अगले 5-7 दिन में हम कोई प्री बजट रैली देखते हैं कि नहीं। अगर हम नहीं देखते तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि बहुत बड़ी कोई करेक्शन आएगी। 500-600 पॉइंट निफ्टी में गिरना या 1000 पॉइंट गिरना मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। आप 5% की बात कर रहे हो, ऑलरेडी शायद हम कितना 700-800 पॉइंट ऊपर से गिर ही गए। तो मुझे लगता है ये बहुत मटेरियल नहीं है 500-1000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आना। हालांकि ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वोलाटिलिटी रहेगी मेरे हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट्स तक रहेगी। और बजट को मैं लार्जली एक नॉन इवेंट की तरह ही ट्रीट करना चाहूंगा। तो और उसके बाद भी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन बजट में निराशा होने की वजह से आएगा। बट एक रेंज बाउंड वोलाटाइल मूव रहना चाहिए। बट थ्रू आउट द ईयर एक पॉजिटिव बायस रहना चाहिए। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है एग्रोकेम एक सेक्टर है जो काफी अभी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है और इग्नोर्ड सेक्टर है। वहाँ यूपीएल हो या पीआई इंडस्ट्रीज हो, ये अच्छी कंपनीज हैं। बायोस्टिमुलेंट्स एक नया सेगमेंट है यूपीएल के लिए। और अभी तक नंबर्स काफी वीक आए हैं, थोड़ा बहुत इन्वेंट्री का इशू है। तो मुझे लगता है आने वाले 6 महीनों में जैसे जैसे वो इन्वेंट्री इशू सैट डाउन होता है, ये दोनों कंपनीज में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने मिलना चाहिए। और एग्रोकेम अक्रॉस द बोर्ड भी इंप्रूवमेंट देखने मिलना चाहिए। इसके अलावा जो फ्लोरोकार्बन रिलेटेड कंपनीज हैं वहां में काफी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म में। गुजरात फ्लोरो, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन में अच्छी करेक्शन आई है तो वो। और अक्रॉस द सेक्टर मुझे लगता है अगले साल की 30 साल की थीम में और उसके बाद की भी थीम में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक स्पेस है जहाँ मैं काफी बुलिश हूँ। तो क्रॉम्पटन जैसे स्टॉक्स या वोल्टास जैसे स्टॉक्स मुझे लगता है काफी बढ़िया करने चाहिए आने वाले साल में। लॉजिस्टिक्स भी एक सेक्टर हो सकता है जो आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करे, क्योंकि तेल की कीमतों में कोई एबरेशन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। तो वो इनके लिए एक प्राइमरी रॉ मटेरियल है, तो वहाँ भी फायदा होना चाहिए। अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं हैवी वेट्स में, चाहे वो बैंकिंग की हों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई एक्सिस, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी मेजर्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, बजाज ऑटो के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो अभी तक के रिजल्ट्स में आपको सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका लगा, जहां पर आने वाले समय के लिए भी अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग? अब मुझे लगता है आईटी एक स्पेस होनी चाहिए जहाँ आने वाले समय में अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए।
क्योंकि हम सब जानते हैं यूएस यूरोप का एक काफी तगड़ा हिस्सा उनके कमाई का हिस्सा है, प्लस बीएफएसआई एक मेजर सेगमेंट है उनके लिए। तो अगर मैं इंटरेस्ट रिवर्सल पे बेट कर रहा हूँ तो बीएफएसआई सेगमेंट में भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आईटी सर्टेनली एक सेक्टर होना चाहिए जहां आपको आने वाले समय में नंबर्स में एक स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग दिखाई दे। इसके अलावा मुझे लगता है बैंकिंग में भी वो इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले समय में लगातार दिखाई देगी, क्योंकि ये दोनों प्लेस बेसिकली लोअर इंटरेस्ट रेट से बेनिफिट करने चाहिए। और आईटी में डबल है कि यूरोप और यूएस की इम्प्रूवमेंट का भी उनको फायदा मिलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट यहाँ पर बुलिश हो, ओबरॉय रियल्टी के नतीजे कोई उतने अच्छे नहीं आए इस बार। देखिए रियल एस्टेट में मेरा मानना है कि थोड़ा सा रनअप ज्यादा आ गया है, बट इसमें आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म डिकेडल आइडियाज के हिसाब से देख रहे हैं तो गोदरेज प्रॉपर्टी स्टिल कंटिन्यूज अच्छा बेट है अभी भी। आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म 8-10 साल देख रहे हैं तो, बट अभी से आपको साल 2 साल अगर आप देख रहे हैं तो बहुत पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अ, शोभा मोस्ट प्रोबेबली या मैक्रोटेक जैसे आइडियाज प्रोबेबली वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कंफर्ट देते हैं। बाकी अक्रॉस द बोर्ड अगर आप रियल एस्टेट अब लेने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है शायद साल 1.5 साल फुल्ली डिस्काउंटेड है, वहां पे आपको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा मिल सकती है कोई भी क्वार्टर। जैसे आप ओबेरॉय की बात कर रहे थे, तो जब होता क्या है आप जब प्राइस टू परफेक्शन है तो थोड़ी भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो स्टॉक रिएक्शंस काफी शार्प आते हैं, और फिर अगले क्वार्टर तक मोर और लेस आपके पास उसमें कुछ करने को रह नहीं जाता है। तो यही प्रॉब्लम है कि थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गई है वहां, मुझे लगता है 1.5-2 साल फुल्ली वैल्यूड है। अगर आप 1.5-2 साल के लिए ले रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट रियल एस्टेट मेरे हिसाब से अभी भी अगला, अगर आप अगले 8-10 साल के लिए सोच रहे हैं तो एक वायबल ऑप्शन होनी चाहिए। सर दो सेक्टर्स और हैं, एक है कैपिटल गुड्स और एक है सीमेंट। अगर देश की ग्रोथ को बढ़ावा देना है तो इस सेक्टर्स पे हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिल जाएं इससे जुड़े हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स ही हों। तो कैपिटल गुड्स और सीमेंट में कोई टॉप प्रायोरिटीज़ हैं आपकी क्या? देखिए कैपिटल गुड्स में मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गई है। तो अगर कंपैरेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से आपको देखना है तो मैं एलएनटी के संग जाना चाहूंगा। मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो अभी भी कंपैरेटिवली एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है वीजा वी कंपनीज जैसे सीमेंस एबीबी। तो एबनॉक्शियस वैल्यूएशंस पे है, मुझे समझ नहीं आती, बट पहले भी एबनॉक्शियस वैल्यूएशंस पे थी, बट नंबर्स में री रेटिंग काफी स्ट्रांग हुई है पिछले 3-4 क्वार्टर्स में। भेल के लिए भी सेम चीज है, जहां हम 1 रुपए की अर्निंग्स मॉडल कर रहे थे आज 6-7 रुपए की अर्निंग्स मॉडल कर रहे हैं, तो वैल्यूएशंस भी जस्टिफाई हो जाती हैं। ऑर्डर बुक में जो इजाफा हुआ है वो भी काफी मजबूत हुआ है। पर वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से और लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से मुझे लगता है अगर मुझे कैपिटल गुड्स में बेट करना है तो ऑफ हैंड एलएनटी, या प्रोबेबली थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे इंजीनियर्स इंडिया पे भी है जिस तरीके की ऑयल एंड गैस की कैपेक्स योजना है। तो ये दो स्टॉक्स में मुझे लगता है काफी स्कोप है, और छोटे स्टॉक्स हैं बट ये दो स्टॉक्स प्राइमरीली फ्रंट लाइन में मुझे लगता है डिसेंट बेट्स होने चाहिए। ये मैंने सारे अपनी तरफ से पूछ लेते थे सर, सेक्टर्स और स्टॉक्स। पिछली बार आपने बताया था ओएमसी स्टॉक जब नहीं चल रहे थे तब बताया था। तो सर अब जाते जाते व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि शरद जी कौन से स्टॉक्स पे बुलिश हैं। अगर आप कुछ स्टॉक्स टॉप प्रायोरिटी वाले 4-5 स्टॉक्स अगर आप उनके नाम ले लें तो विद डिस्क्लेमर। तो देखिए फ्रंटलाइन स्टॉक्स में मैंने आपको बोला यूपीएल, मुझे लगता है वो एक काफी बढ़िया बेट है यहाँ से। सिमिलर टू ओएमसी अभी टोटली इग्नोर्ड सेक्टर है, मोस्ट प्रोबेबली ऑल टाइम लोज के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको मिल सकती है, खोने को मेरे हिसाब से अब यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो यूपीएल सर्टेनली एक होना चाहिए। इसके अलावा एक रीसेंट लिस्टिंग है यूनिपार्ट्स करके, यूनिपार्ट्स लिमिटेड, जो बेसिकली ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाते हैं और इसके अलावा ऑफ रोड व्हीकल्स के पार्ट्स बनाते हैं, ज़्यादातर यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली एक ज्योति सीएनसी की लिस्टिंग हमने देखी है। तो मशीन्ड कंपोनेंट्स में किस टाइप की मार्जिन्स है, नहीं है, क्या अट्रैक्शन है, वो अपने को दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगले 2-3 साल में अर्निंग्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीद कर रहा हूँ। तो छोटे स्टॉक्स में एक यूनिपार्ट्स मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट मैनेजमेंट है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आने चाहिए। वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, अभी भी आपको शायद 12-15 के मल्टीपल पे ही मिल रहा है, और जिस टाइप के नंबर से मुझे लगता है फॉरवर्ड पे आसानी से 25-30 पे तो ट्रेड कर ही जाएगा स्टॉक। तो यूनिपार्ट्स, यूपीएल, इसके अलावा मुझे लगता है फ्रंटलाइन स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक मैं अभी भी लेना चाहूंगा, मैं काफ़ी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म उस पर। और पीएसयू बैंक्स में एसबीआई, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। तो मुझे लगता है क्रॉम्पटन एक स्टॉक होना चाहिए जहां मैं बेट करना चाहूंगा। जो टोटल टैम है जिसपे वो एड्रेस करते हैं, वहाँ वो 4-5 नए सेगमेंट्स में आने की बात कर रहे हैं, तो उनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो यहाँ से लगभग 4-5 गुना हो जाना चाहिए।
और कंपनी ने जो ई कॉमर्स में अपनी ग्रोथ की है, प्रीमियमाइजेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में, तो उसकी वजह से भी मार्जिन इंप्रूव करने चाहिए, कुछ कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइजेस भी लिए हैं। तो ये 4-5 स्टॉक्स मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया करने चाहिए आने वाले समय में। कोई डिस्क्लेमर सर आपकी ओर से? मेरी अपनी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमारी कंपनी या एसोसिएट्स की होल्डिंग हो सकती है इन स्टॉक्स में। राइट, शरद जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पे एक्सपेक्टेशन बताने के लिए, साथ ही साथ मार्केट का मूड माहौल कैसा है उस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।